Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग एक और इंडियन इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 इंडियन इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट वन शॉट वीडियो। सबसे पहले इसमें आपको डिफाइन करा गया कि वर्कर क्या होता है। तो देखिए वर्कर की डेफिनेशन को यहाँ पर ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज करा गया है, तो उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो एनी इंडिविजुअल हु इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी तरीके की पैसा कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी अगर वो कर रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, तो उस हर इंडिविजुअल को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, वर्कर का। तो इसमें किन लोगों को इंक्लूड करा गया है, तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी इंक्लूड करा गया है, चाहे वो शॉपकीपर है, बार्बर है, कॉबलर है, जो भी अपना खुद का काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना, एक छोटा मोटा प्रोफेशन स्टार्ट करना, कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। तो इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इट ऑल्सो इंक्लूड हु हेल्प द मेन वर्कर्स, यानी जो असिस्टेंट वर्कर्स हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसने अपनी शॉप खोली, अब शॉप उसको चलाने के लिए और असिस्टेंट हेल्पर्स की जरूरत है, तो वो लोग भी यहाँ पर वर्कर के तौर पर ही इंक्लूड है। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड हु रिमेन टेम्परेरली एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, इंजरी एक्सेट्रा, यानी उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करा जाता है जो टेम्परेरी बेस पर अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन वो वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज थे। तो इसका मतलब वर्कर में किन लोगों को इंक्लूड करा गया, एनी पर्सन हु इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट। उन सभी को यहाँ वर्कर बोला गया, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो रेगुलर सैलरीड पर्सन है, चाहे वो टेम्परेरी सैलरीड पर्सन है, जिसको हम वर्कर्स भी बोलते हैं, वेजेस बेसिस पे काम करना। और इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जो टेम्परेरी अपनी जॉब से एब्सेंट है ड्यू टू इलनेस और इंजरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल के चांसेस हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो आपको फॉर्मुलेज थोड़े से क्लियर कट याद होने चाहिए, उसके लिए आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी वर्कर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होते हैं। अब है आपके पास लेबर वर्कफोर्स। तो लेबर वर्कफोर्स दो चीजों से मिलकर बनी है, जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, यानी काम के लिए अवेलेबल हैं लेकिन काम उनको मिला नहीं हुआ। यानी बेसिकली लेबर वर्कफोर्स का मतलब हुआ वो लोग जो काम करने के लायक हैं, तैयार हैं। वो लोग भी हैं जिनको जॉब मिल गई है और वो लोग भी हैं जिनको जॉब नहीं मिली है, लेकिन वो रेडी हैं, अवेलेबल हैं जॉब के लिए। तो लेबर वर्कफोर्स इज अ सम टोटल ऑफ पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। जो काम ढूंढ रहे हैं उनको भी लेबर वर्कफोर्स ही कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करा गया है, जैसे कि जो टेम्परेरी आपके पास परमानेंटली काम नहीं कर सकते, जैसे हैंडीकैप पर्सन है, उनको लेबर वर्कफोर्स में काउंट नहीं करा जाता। वो लोग जो काम करने के विलिंग ही नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क, भी इसमें काउंट नहीं होते, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है बेसिकली, या नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, रेडी नहीं है, उन तीन लोगों को लेबर वर्कफोर्स में एक्सक्लूड करा गया है। तो लेबर वर्कफोर्स में क्या इंक्लूड है, पर्सन वर्किंग, person seeking या available for work and those excluding like handicap persons या not willing to work या not available for work. So that is the definition of labor workforce. इसी तरीके से और कुछ definitions हैं, कुछ formulas हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने labor workforce देखा, तो अब इसका पार्टिसिपेशन रेट देखना है। तो जिसका भी परसेंटेज, आपको रेट मीन्स होता है परसेंटेज, जिसका भी परसेंटेज देखना है वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाता है। तो लेबर वर्कफोर्स ऊपर आ गई अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब ये आपको जो परसेंटेज है ये क्या आप दिखाएगी कि पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो लोग हैं वो सच में काम करने लायक है, क्योंकि लेबर वर्कफोर्स का मतलब है वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं। सभी लोगों को जॉब नहीं मिली हुई है लेकिन काम करने के लायक हैं वो सब लोग। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग काम करने लायक हैं, दैट परसेंटेज स्टेट्स दैट थिंग, लेबर वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अगर आपको रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, एक मिनट, लेबर वर्कफोर्स के बाद हम दूसरी टर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वर्कफोर्स। वर्कफोर्स कैसे निकलती है, लेबर फोर्स में से आप अनएम्प्लॉयड पीपल हटा दो, यानी असलियत में वो लोग जो जॉब मिल चुकी है जिनको। तो वर्कफोर्स कैसे निकलती है, जो वर्क में एक्चुअली इन्वॉल्व है। लेबर वर्कफोर्स है कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और वर्कफोर्स है कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। इज इट ओके? तो वर्कफोर्स कैसे निकलता है, लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। वर्कफोर्स निकल गया आपके पास। अब आपको अगर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड निकालने हैं तो सेम
लेबर वर्कफोर्स होती है कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और वर्कफोर्स होती है कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 लोग काम करने को तैयार हैं और 30 ही लोगों को उसमें से काम मिला हुआ है, तो 20 क्या निकल कर आ गया आपके पास? अनएम्प्लॉयड। अब आपको निकालना है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इजी। अपॉन किसको लोगे? सॉरी, न्यूमरेटर में क्या लोगे? अनएम्प्लॉयड। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट किसके रिस्पेक्ट में है कि कितने लोग तैयार हैं, टोटल पॉपुलेशन से कंपैरिजन नहीं है, कितने लोग तैयार थे काम करने के लिए। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, यानी जो लोग काम करने को तैयार हैं उनकी बात करेंगे ना हम लोग, ये वो लोग हैं जो काम करने को तैयार है, उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ, ये आपको परसेंटेज ये दिखाती है। क्लियर? इसके अलावा एक और फॉर्मूला है यहां पर, वर्क पॉपुलेशन रेशियो या पार्टिसिपेशन रेशियो। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी वर्क फोर्स अवेलेबल है जो कि लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल को लगाकर निकाली जाती है, बेसिकली वही हो गया कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये रेशियो जितनी हाई होगी इसका मतलब है उतना ही लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, वर्कफोर्स कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास है अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है ना, जिसमें हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकाला जाएगा? लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकाले गए? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वर्क पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकाली जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपको वर्क पॉपुलेशन रेशियो दे दे, टोटल पॉपुलेशन दे दे और टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स पूछ ले। राइट, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया कैसे है 17-18 के डेटा के हिसाब से। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपके पास 35% है अप्रोक्सीमेटली, यानी आपके पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमने कैसे निकाला था? लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी एक्चुअली में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट वर्क काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ओनली 35% लोगों को काम मिला हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरियाज में हाई है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा लोग काम करते हैं कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के, जॉब के परस्पेक्टिव से अगर बात करी जाए, काम के परस्पेक्टिव से अगर बात करी जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हाई प्रोपोर्शन है मेल वर्कर्स की, यानी अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो मेल वर्कर ज्यादा है फीमेल वर्कर के मुकाबले में। और रूरल एरियाज की अगर बात करें तो विमेन वर्कर ज्यादा है कंपैरेटिवली मेल वर्कर्स के। तो ये कुछ डेटा है जो आप इंडिया के परस्पेक्टिव से देख सकते हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट 35% अप्रोक्सीमेटली, हाई रूरल एरियाज में, यानी वर्कर जो है रूरल एरियाज में ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के, मेल ज्यादा काम करते हैं कंपैरेटिवली फीमेल के, लेकिन रूरल एरियाज में विमेन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है आपके पास। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपको दिया होगा ऐसे, रीजन रूरल और अर्बन, पॉपुलेशन दे रखी है 72 करोड़ और 28 करोड़, ठीक है, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दे रखी है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कफोर्स या वर्कर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर रूरल एरियाज में, नंबर ऑफ वर्कर अर्बन एरियाज में, निकाल दीजिए। तो आपने क्या करना है, अपना फॉर्मूला लेना है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब आपको रूरल का निकालना है, तो रूरल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना दे रखा है 41, यहां पुट कर दिया। नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, उसे एक्स ले लिया, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 72 इंटू 100। अब अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 72 अपॉन 100। यहां से आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास आ गया 41 इंटू 72 अपॉन 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई 29.52, यानी यहां पर आप लिख देंगे 29.52 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में लगे हुए हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां पर भी आपने डेटा कंप्लीट करना है और ये टोटल कर दीजिएगा, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये परसेंटेज में आपने टोटल करना है क्योंकि ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है तो टोटल परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले ये और फिर ये टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 करेंगे, तो ये वाला भी आप टोटल करके मत निकालिएगा। तो इसके बाद आपने ये निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन, ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें नहीं पता, वाई ले लिया, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है 28 इंटू 100। अब ये रेशियो कितनी दे रखी है 33, y अपॉन 28 इंटू 100, 28 मल्टीप्लाई होगा 100 डिवाइड होगा, यहां से आपके पास y का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 9.24 करोड़। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का टोटल करिए, ये आ जाएगा राइट, इन दोनों का टोटल। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स
नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन 200, तो वो यहां पर आपके पास वर्कर पॉपुलेशन का परसेंटेज निकल कर आएगा। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक है हमारे पास। अब हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल पर्सन टू अर्न लिविंग। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी जिसके जरिए जो लिविंग आपकी लिविंग है, जो आपका खाने पीने का, जीवन यापन का जो जरिया है, उसको कमाया जाता है। तो इट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल पर्सन टू अर्न लिविंग। इसमें दो कैटेगरीज है एम्प्लॉयमेंट की, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अपना काम चलाना, किसी के अंडर कोई काम नहीं करना। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, कोई आपका मालिक होगा, आप उसके सर्वेंट, या फिर आपके पास एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नजर आएगी, यानी आप एक परमानेंट आप एक कंसिडरेशन के बेसिस पर उसके अंडर काम करेंगे। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके की हो सकती है। रेगुलर वर्कर जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। कैजुअल वर्कर जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। टेम्परेरी होता है, इनको जनरली वेजेस दी जाती है, इनको जनरली सैलरी दी जाती है। तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, खुद का काम खोल लो, या किसी के अंडर काम कर लो, वेज एम्प्लॉयमेंट, सैलरी ले लो, वेजेस ले लो। रेगुलर वर्कर हो तो सैलरी मिलेगी, और कैजुअल वर्कर हो तो वेजेस मिलेगी, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से हमने लिए हैं। वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज मोर इन अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज? इसका बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि सैलरीड पर्सन ज्यादा क्यों है, यानी रेगुलर वर्कर का जो रेशो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा क्यों है? क्योंकि जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, एंटरप्राइजेस होती हैं, वो ज्यादातर कहां ओपन अप होती हैं? आपके पास अर्बन एरियाज में, पहला रीजन। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन होती है उनका एजुकेशनल जो स्किल्स होता है वो कंपैरेटिवली रूरल लोगों से, रूरल वर्कर्स से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से आपको रूरल एरियाज के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादा मिलेंगे। तो पहला रीजन इसने दिया, अर्बन पीपल हैव वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू देयर एजुकेशनल अटेनमेंट एंड स्किल्स। तो अर्बन एरियाज के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज होती हैं काफी ज्यादा, कॉलेजेस, वोकेशनल कोर्सेज, तरह तरह के उनके पास कोर्सेज होते हैं जो कि एंटरप्राइजेस की डिमांड होती है। तो पहली बात तो एंटरप्राइजेस ऐसी जगहों पे अट्रैक्ट होती हैं। दूसरी बात, यहां पर लोगों के पास स्किल भी होती है, तो वो मैच हो जाती है। और ज्यादातर एंटरप्राइजेस अपने पास रेगुलर एम्प्लॉइज को ही रखना पसंद करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर आपके पास ज्यादा रेगुलर जॉब वाले लोग हैं। तो नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट इन अर्बन एरियाज, एंटरप्राइज रिक्वायर वर्कर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सबसे बड़ी बात है, अर्बन एरियाज का जो वर्क है वो अलग तरीके का प्रोफाइल रहता है। वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हटकर एक्टिविटी है, सर्विस सेक्टर ज्यादा है, और वहां की जो एंटरप्राइजेस होती हैं अर्बन एरियाज में ज्यादातर रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स की डिमांड करती है। तो ये कारण हो गया। दूसरा, लेस रेगुलर सैलरीड वुमेन क्यों है? कि अगर बात कर ली जाए कि ठीक है, अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादा है, यानी रेगुलर वर्कर ज्यादा है, परमानेंट वर्कर ज्यादा है, उसमें वुमेन का रेशियो कम क्यों है? तो बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए, वुमेन के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्टेड रहती हैं, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका थिंकिंग होता है, और इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि वो ज्यादा एडवेंचरस या ज्यादा जैसे कह सकते हैं ज्यादा मुश्किल जॉब जो है वो हैंडल नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उन पर डबल प्रेशर होता है। इसलिए कई जॉब्स प्रोफाइल में वो फिट नहीं बैठती हैं, या बैठती हैं तो कई बार घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के कारण उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो मोबालिटी कम है वुमेन में, यानी अगर ट्रांसफर करने का जॉब है तो वहां पर वुमेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आफ्टर मैरिज तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिफोर मैरिज भी कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो लैक ऑफ मोबालिटी अमंग वुमेन इज द फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट रीजन जिसकी वजह से वुमेन आपको सैलरीड जॉब में कम मिलेगी, वो भी रेगुलर सैलरीड जॉब में। ज्यादातर वो फ्रीलांस या फिर जो आप कह सकते हैं टेम्परेरी जॉब्स हैं उनमें ज्यादा मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम मिलेंगी कंपैरिजन मैन के। इसके अलावा जो कुछ जॉब होती है उनको इस तरीके की स्किल्स चाहिए, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए, जो कई बार आप देखते हैं कि वुमेन्स को इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लड़कियों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता कि उस स्किल्स तक की जॉब उनको प्रोवाइड करी जा सके। अब बहुत चेंज आ चुका है हमारी सोसाइटी में, बट स्टिल अभी भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पोर्शन है जहां पर वुमेन जो है इन चीजों को लेकर अभी भी सफर कर रही है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो डेटा हमारे पास 2017-18 का है उसमें ये शो हुआ है कि जो रेगुलर सैलरीड वुमेन है वो कंपैरेटिवली वुमेन के कम है। मोबालिटी कम है कि एक जगह से दूसरी जगह उनके लिए ट्रांसफर वाली चीजें फेस करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, उनके पास डबल प्रेशर होता है, घर का भी और ऑफिस का भी। तो ऐसा लगता है कई बार जो भी अपॉइंट करने वाले होते हैं कि ये वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो इस वजह से भी उनको कई जॉब प्रोफाइल्स में नहीं रखा जाता। दूसरा, कई जॉब प्रोफाइल के लिए हायर एजुकेशन चाहिए जो कि लड़कियों को कंपैरिजन बॉयज के कम दी जाती है, वो भी एक रीजन रह जाता है कि उनको
इस तरीके की जॉब जो है कहीं ना कहीं कम मिलती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री कंपनस्ट्रेट विद द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। मतलब कंपनस्ट्रेट का मतलब होता है बैलेंस कर रहा है क्या सच में जितना हमारे देश की जीडीपी है, क्या एम्प्लॉयमेंट भी उतनी जनरेट हो रही है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, द गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज वाइडनिंग। देखिए ये क्वेश्चन इसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि क्या जितनी तेजी से ग्रोथ रेट है हमारी देश की, क्या एम्प्लॉयमेंट भी उतनी तेजी से जनरेट हो रही है। तो जवाब है ना, क्योंकि उसका जवाब हमें नीचे लिख दिया गया कि जो जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट है उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ कुछ और कह रही है और एम्प्लॉयमेंट जो डेटा है वो कुछ और कह रहा है। तो ये गैप फिल करने की जरूरत है, क्योंकि ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जिस तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, जिस पेस से ग्रोथ है हमारे देश की, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका जवाब है नो, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री डजंट मैच द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। द गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग बिकॉज, इसीलिए एक फिनोमिना भी यहाँ पे डिस्कस करा गया, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी हमारा इंडिया ग्रो तो कर रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, बट कहाँ है, जॉबलेस इकोनॉमी है। जहां देखो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ जॉबलेस। इसके पीछे वो कह रहा है कि सबसे बड़ा कारण ये है टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वैसे हमें पता है हम लेबर में अबंडेंट है, लेकिन हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जो शिफ्टिंग जा रही है वो एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि आउटपुट तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है हमारे देश की, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के कारण, मॉडर्न टेक्निक्स के कारण जॉब जो है वो छूट रही है लोगों की। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रीजन उसने दिया वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दिया, जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की वजह से। दूसरा, जितनी तेजी से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही। एक रीजन मैं आपको अपने आप से भी बता सकती हूँ कि बहुत सारी जो प्रोग्राम्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, उसमें भी बहुत बड़ा लूप होल है कि बहुत सारी जगहों पर रिक्वायरमेंट है, चाहे आप टीचर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में स्टाफ की बात करें, लेकिन जो भी आपके पास सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जितना आपके पास डिमांड है वाकई में, उतना उसको फिल नहीं करा जा रहा। तो एक जो सबसे बड़ी कारण है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और जरिए नहीं क्रिएट करे जा रहे, और जो जरिए हैं उनको फिल नहीं करा जा रहा। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, बट इट इज अ जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा ये भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद यहाँ टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज वर्क की तरफ लोगों का शिफ्ट करना, यानी टेम्परेरी जॉब्स की तरफ मूव करना। ठीक है, आज के सिनेरियो में आप देखेंगे कि लोग एक से ज्यादा जॉब प्रोफाइल की तरफ हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, एक काम ये भी पकड़ लिया, एक काम ये भी पकड़ लिया। इसको फ्रीलांस बोलते हैं कि आप किसी के अंडर फिक्स नहीं हो गए, राइट। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क, यानी टेम्परेरी काम की तरफ ज्यादा लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को ये जानना है कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या है। पहले क्या होता था, एक जॉब मिल गई, उसी जॉब में आप सारा टाइम लगे रहे और बाद में आपको लगता था कि यार ये काम मेरे मन का नहीं है। लेकिन आजकल आप शहरी इलाकों में अगर आप खास तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग यूट्यूब भी पर काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे किसी और तरीके का काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ के साथ कुछ और काम भी कर रहे हैं। वो मल्टीपल चीजों में इंडल्ज हैं टेम्परेरी बेसिस पर, सो दैट जब उन्हें पता लग जाए कि यार ये मेरा इंटरेस्ट की चीज है, मैं उसमें उसको मूव ऑन कर सके। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क। और ये ट्रेंड आपको अगर हम सेक्टर वाइज बताने की कोशिश करें तो प्राइमरी सेक्टर में आपके पास, तो अगर हम सेक्टर वाइज ट्रेंड देखें कि किसमें ज्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, तो प्राइमरी सेक्टर में अभी भी हमारी पॉपुलेशन का 44% जो है वर्कफोर्स लगी हुई है। सेकेंडरी सेक्टर में 24% पॉपुलेशन है जो कि काम कर रही है वर्कफोर्स के तौर पर, और टर्जरी सेक्टर में 31% पॉपुलेशन वर्कफोर्स के तौर पे काम कर रही है। तो कैजुअलाइजेशन हमने बताया, इसके साथ एक और वर्ड आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। नाउ इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ वर्कफोर्स का बढ़ना। अब ये फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जहां पर 10 और 10 से ज्यादा लोग होते हैं आपके पास, वेदर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज, जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग हायर करे जाते हैं, पब्लिक या प्राइवेट कोई भी एंटरप्राइजेस, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। और ऑब्वियसली जो इसके अलावा होंगे जिसमें 10 से कम लोग होंगे उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर।
तो इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, या फिर कैजुअलाइजेशन की तरफ वर्कफोर्स मूव करती है तो उसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं, टेम्परेरी जॉब्स की तरफ बढ़ना। दूसरी तरफ फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ इंक्रीज होना या फिर इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ना। तो इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन वर्कफोर्स मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीजिंग, दैट इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सेक्टर ज्यादा बेटर है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, या फिर इनके बीच में अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो यही पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन में भी यूज होगा। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल से बेटर कैसे है फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, 10 से ज्यादा लोग होते हैं, जॉब सिक्योरिटी आपको इनफॉर्मल के मुकाबले ज्यादा मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे ग्रेचुटी हो गए, पेंशन वगैरह हो गई, वो फॉर्मल सेक्टर में आपको ज्यादा चांसेस है मिलने के इनफॉर्मल के मुकाबले। इसके अलावा जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें लेबर लॉज जो है मानने पड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कफोर्स होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे लेबर लॉज से। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो फॉर्मल सेक्टर को अगर आप ये इंपॉर्टेंस देखते हैं तो फॉर्मल सेक्टर ज्यादा जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट एज कंपैरेटिव टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में कंपैरिजन देखते हैं तो फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। फॉर्मल सेक्टर में आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स में आपको कंपैरेटिवली नहीं मिलेंगे। अगर बात करी जाए लेबर लॉज की तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें लेबर लॉज लगते हैं और वहां पर आप लेबर लॉज के बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं। अब ट्रेड यूनियन जो कि इनफॉर्मल ही होती है बहुत हद तक, फॉर्मल सेक्टर में आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर यूनियन भी मिल जाएगी, ट्रेड यूनियन भी मिल जाएगी, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरीके की कोई ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर बात अर्निंग की करी जाए तो ज्यादा अर्निंग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से ही आपके पास होती है कंपैरेटिवली इनफॉर्मल की। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ओनली 6% पॉपुलेशन आपके पास फॉर्मल सेक्टर में है और इनफॉर्मल सेक्टर में आपके पास 94% वर्कफोर्स जो है काम करती है। उसका रीजन ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो फॉर्मल सेक्टर है वो इतने ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करी जाए, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करी जाए, वो कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। जबकि हमें ऑल ओवर इंडिया होंगे तभी हमारे देश की वर्कफोर्स को वो एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो अभी भी 94% जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, राइट। तो अभी हमने आपको ये भी बताया कि फॉर्मल सेक्टर कैसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है, वहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पेंशन वगैरह मिल जाते हैं, ट्रेड यूनियन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल जाएगी, कानून है लेबर लॉज प्रोटेक्ट करने को मिल जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर की और ज्यादा डेवलपमेंट करी जाए, जबकि हमारी अभी भी ज्यादा पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट पर आ गए हम लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क, दैट सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। और ये पता है हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा बिग इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, जो पॉवर्टी को जन्म देता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कहां से मिलता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है आपकी कंट्री में सेंसस किया जाता है, राइट। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है कैलकुलेट होता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले साल के मुकाबले, पिछले कई ईयर्स के मुकाबले, या जो भी होगा कंपैरिजन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसस रिपोर्ट से हमको मिलती है। इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के लिए। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा भी आपके पास इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो दीज आर द सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो 3 टाइप यहां डिस्कस करी गई हैं। डिस्गाइज्ड, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जितने लोगों को काम करना चाहिए जब उससे ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे होते हैं तो उसको हिडन बोलते हैं, क्योंकि किसी को नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर खेती में ऐसा देखने को मिलता है, स्मॉल लैंड है लोगों के पास, जॉइंट फैमिली है, यही सबसे बड़ा इश्यू है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। एक लैंड है, या समझ लीजिए एक शॉप है, उस शॉप पे 3 भाई काम कर रहे हैं, लेकिन एक जने का ही काफी है अगर वहां काम करा जाए। अब वो जो अर्निंग है वो 3 भाइयों में डिवाइड हो रही है, तो देखने को वहां 2 जने अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन क्योंकि एक जने की ही अर्निंग उस दुकान से हो रही है, लेकिन वो 3 जनों में बढ़ रही है। ऐसे खेती के लिए भी होता है, एक लैंड में 5 भाई काम कर रहे हैं, 4 भाई काम कर रहे हैं, जबकि वहां काम सिर्फ 2 जनों का ही है। तो बाकी 3 जो है उनके बराबर की जो इनकम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब में फैली हुई है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन पर्सन वर्किंग आर मोर देन रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो हमारे देश में खास तौर पर स्मॉल लैंड होल्डर्स में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आपके पास एम्प्लॉयमेंट है और उस सीजन के ऑफ हो जाने पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसा होता है, एक फसल उगाई, बाकी महीने आपको खाली रहना पड़ता है।
तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी देखने को मिलता है। यानी पीक सीजन होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, जब खास तौर की फसल अगर कोई फार्मर उगाता है तो जब वो फसल का टाइम आता है तब तो उसकी अर्निंग होती है, बाकी टाइम वो खाली बैठा रहता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं हम लोगों को जिसमें हमें पता है कि सीजन जब पीक होता है तभी आपकी अर्निंग होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। उसके अलावा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब लोग चाह रहे हैं, केपेबल भी हैं और चाह भी रहे हैं कि उनको काम मिले लेकिन काम नहीं मिल रहा, that is what open unemployment. So when people are able and willing to work but fails to get work, that is known as open unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरा हमने कवर करा, कहाँ क्या अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसके सोर्स क्या है और उसके टाइप क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है उसके कारण जानना। तो उसके कॉजेज हैं, सबसे बड़ा कारण तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे यहाँ जिस तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये पॉपुलेशन आपकी जीडीपी को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा दबाव डालती है। यानी अगर एंटरप्राइजेस आ रही हैं और बढ़ रही हैं लेकिन पॉपुलेशन उससे तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो जो जनता है उनको सबकी डिमांड सबको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जॉब भी नहीं पा पाते और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी तेज नहीं है जितनी उसको होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी स्लो है और उसके बड़े सारे रीजन है। देखिए इनडायरेक्टली घूमकर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया नहीं है, पॉपुलेशन रीजन, पॉपुलेशन ही रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो बहुत सारी चीजों का जो रीजन है वो हमारे देश में पॉपुलेशन ही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देने की जरूरत है सो दैट आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको डील करा जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ रट्टाफिकेशन पे जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल कोर्सेज, इनके बारे में भी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि इस तरीके के कोर्सेज सिखाए जाएं। अगर आप बाहर की कई कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पर एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि आप एक टाइम बाद आप अपना खुद का काम खोल सकते हैं, छोटा मोटा काम खोल सकते हैं सो दैट आप अपने घर के लिए लाइवलीहुड जरूर अर्न कर सके। तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा रीजन है। कई एज तक 25-26 साल तक बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती उसके बाद भी, ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है वो मैंने आपको पहले ही बताया, जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, उतनी तेजी से इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही। तो ये रीजन हो गया। उसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसपे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है, एक्चुअली में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, 3 में से 2 एम्प्लॉयमेंट तो यही सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है और अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। इन पर और ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम है, मार्केटिंग फैसिलिटीज कम है, फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो सबसे बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर का अंडर डेवलप्ड रहना है, क्योंकि हमारी मेजर पॉपुलेशन अभी भी अपनी कमाई के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, राइट। तो पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से बढ़ रही हैं उससे कई ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर सारी हमारे यहाँ देश की ज्यादातर जनता डिपेंड करती है, उसमें भी काफी खामियां हैं, कमियां हैं जो वहां पर सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनती है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो इनएडुकेट है। जितना हमारे देश में गरीबी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से जो प्लानिंग की जानी चाहिए वो सीरियस प्लानिंग नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए भी गए हैं तो या तो उनमें कुछ कमी रहती है उन प्लानिंग में। पहली बात तो प्लानिंग इनएडुकेट है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट करा जाए इसको लेकर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, तो इनएडुकेट प्लानिंग है। फिर वो जो प्लानिंग होती है उसमें कोई ना कोई कमी निकल आती है, फॉल्टी प्लानिंग है, प्लानिंग खराब हो जाती है इनकी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्लानिंग भी बढ़िया हो गई, प्लानिंग कर भी ली लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग कर लेने से, ब्लूप्रिंट करने से कुछ नहीं होता। जिन लोगों तक आपने उनका बेनिफिट पहुंचाना है वो जरूर होना चाहिए। तो जो सबसे बड़े रीजन है कि प्लानिंग नहीं है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट करा जाए, इन चीजों की कमी है। प्लानिंग की कमी है कि और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करी जा सकती है हमारे देश में। जो प्लानिंग करी भी जाती है उसमें भी कोई ना कोई खामियां या कमियां रह जाती हैं, तो फेलियर की तरफ चली जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले हम लोग यहाँ पर स्मॉल स्केल छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग अपना जीवन यापन करा करते थे, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा करते थे। वो बर्बाद करके चले गए वो लोग। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, जो कि अगर आपने चाइना का कंपैरिजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उन्होंने इस चीज को बहुत फेमस कर दिया था स्टार्टिंग में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोलो, विलेज में, टाउन में, जहां पे इंडस्ट्रीज खोल सकते हो खोलो। तो डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज
का बंद होना, खत्म होना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे सो दैट ये कम्पीट कर सके प्लेटफॉर्म पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ताकि उन लेवल पर भी इनकम जनरेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं हो रहा, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को और मदद मिलेगी। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। जब ये बूस्ट होंगे, ये और बढ़ेंगे, तो बाहर के फॉरेन कंट्रीज भी आपके देश में आएगी, और हमारी कंट्रीज में भी जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, जब उसमें ये सब चीजों को सपोर्टिव एक्टिविटी ज्यादा मिलेंगी तो वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा। तो ये सारे कारण हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का काफी कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कमियां हैं, इनएडुकेट प्लानिंग है, जो प्लानिंग है वो फॉल्टी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, लोग लिटरेसी ज्यादा होगी, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी और ज्यादा बूस्ट होगा, और इंडस्ट्रीज खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी। तो प्रॉब्लम तो पड़ ली अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या है रेमेडियल मेजर, क्या है कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, कम किया जाए, ये सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो सारी चीजों का कहीं ना कहीं बेसिक रीजन है। इसके अलावा जीडीपी की ग्रोथ रेट को हमें बढ़ावा देने की, एक्सेलरेट करने की, पुश करने की जरूरत है, जिसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीनों डेवलप होंगे, तीनों डेवलप होंगे, जीडीपी डेवलप होगी, जीडीपी डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए जो अभी अपने कॉजेज पढ़े उन्हीं को कंट्रोल करना है ना। तो हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा थी, ठीक है, फिर जीडीपी कम रेट से बढ़ रहा है तो उसको बढ़ावा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप है तो वहां पर इंप्रूव टेक्नोलॉजी दी जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए उनको, मार्केटिंग फैसिलिटीज दी जाए, फाइनेंस फैसिलिटीज दी जाए, लैंड लॉज जो है उनमें रिफॉर्मेशन करा जाए। इस तरीके से आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं, इंप्रूव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज देकर, वाटर फैसिलिटीज देकर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज देकर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए होता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर डेवलप करेंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की काफी बड़ा जो रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारी 45% के करीब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो काफी डिक्लाइन हो गई है उनको एनकरेज करने की जरूरत है, सो दैट उस लेवल पे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। छोटा छोटा जो इंप्लॉयमेंट होगा वो और ज्यादा बड़े बड़े लेवल पर इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है, ये बात हमने आपको पहले बता दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अपने आप ग्रो करेगा। इसके अलावा स्पेशल इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है, खास तौर पे जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी है उनका इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी हम एक दो डिस्कस करेंगे, वो इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए लेकिन फिर से वही बात है, उनका फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है। आप प्रोग्राम बनाते हैं, अगर आप उसे ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ाई जाए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सेल्फ इंप्लॉयमेंट का ही तरीका है, तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बढ़ाई जाए, क्योंकि इतनी सारी एंटरप्राइजेस नहीं खोली जा सकती, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, कि सारी पॉपुलेशन को आप जॉब दे सके। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे बिजनेस खोलने के लिए एनकरेज करा जाए, सो दैट इंप्लॉयमेंट का जो पोर्शन है, जो आपकी पॉपुलेशन का पोर्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयड हो सके। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो डिफेक्टिव है उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए, वोकेशनल और वर्क ओरिएंटेड स्टडी वहां पर कराई जानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि एक ऐसा डेटा रखता है जहां पर कितने लोग, हमारे यहाँ पर जितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही उनका डेटा जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काफी आउटडेटेड डेटा पड़ा रहता है, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करा जाता अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, तो काफी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैब्लिश्ड है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना। तो इस सेक्टर को भी इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपको कॉजेज पता है तो उन कॉजेज को हटाना ही इसका रेमेडियल मेजर है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही, क्या उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स क्रिएट करे, तो 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन करा गया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम या अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन प्रोग्राम। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट खुद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं,
तरह तरह की जो LIC हो गई, किसी भी और कंपनीज है, वहां पर तो एम्प्लॉयमेंट देती ही है गवर्नमेंट, है ना, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो कोई भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। तो अपने वेरियस डिपार्टमेंट में जो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। खुद से ही गवर्नमेंट आपको इनकम जनरेट कर रही है। दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को रॉ मटेरियल चाहिए, सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके से। अब वो सपोर्ट जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस से मांगती है, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो सेवाएं देने के लिए, वो सर्विसेज देने के लिए अपने पास लोगों को रखते हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे भी अपनी डिमांड डाली और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बहुत सारे जो है पॉवर्टी एलिविएशन या अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट करेगा, जिसमें है आपके पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपके पास जो है चलाई गई, शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलाई गई, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके पास चलाई गई। तो तरह तरह की योजनाएं जो है वो चलाई गई, प्रोग्राम चलाए गए, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रही कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में लोअर लेवल तक जाते जाते वो उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। एक रिसेंट योजना है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जीवन शक्ति योजना। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इसमें क्या हुआ, कोविड के दौरान मास्क की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने मास्क प्रोड्यूस करवाया और इस तरीके से मास्क प्रोडक्शन में लोअर लेवल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो जो अर्बन एरियाज है, सॉरी नॉट रूरल एरियाज, जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो विमेन्स हैं उनको एक काम मिल गया। तो इस तरीके से विमेन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जिसमें हमने पूरी एक एक चीज कवर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।